प्यारे बच्चों, 9वीं कक्षा के विज्ञान के दूसरे चैप्टर क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं के 5वें लेक्चर में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी भी मिश्रण के अवयवों को अलग करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी विधियां हैं। अब देखिए कि हमें डे टू डे लाइफ में विभिन्न मिश्रणों के अवयवों को अलग करने की ज़रूरत पड़ती रहती है। उदाहरण के लिए समुद्र का पानी जो है वो नमक और पानी का घोल होता है, तो उसमें से हमें नमक अलग करने की आवश्यकता होती है। और इसी तरह से अगर हमारे पास दूध है, दूध में से क्रीम निकालने की भी, क्रीम को अलग करने की भी आवश्यकता होती है। और अगर मान लीजिए तेल और जल गलती से कहीं मिल जाते हैं तो उसमें से तेल को अलग करने की भी हमें ज़रूरत पड़ती रहती है। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं जिसमें हम मिश्रण के अवयवों को अलग करते रहते हैं। तो मिश्रणों को के अवयवों को अलग करने के लिए वैसे तो बहुत सारी विधियां होती हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 8 विधियां हैं। तो इन विधियों के नाम जो है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो वाष्पीकरण, अपकेंद्रीकरण, पृथक्करण की, उद्रपातन, क्रोमेटोग्राफी, आसवन विधि, प्रभाजी आसवन विधि और क्रिस्टलीकरण के नाम से हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि किसी भी मिश्रण के अवयवों को अलग करने के लिए पृथक्करण की इनमें से कौन सी तकनीक अच्छी है। अब देखिए कि ये सारी तकनीक ही अच्छी है। अब कोई भी मान लीजिए हमारे पास एक मिश्रण है, उसके अवयवों को अलग करने के लिए हम कौन सी तकनीक अपनाएं। इसके लिए हम ये देखेंगे कि एक तो मिश्रण किस प्रकार का है, अर्थात कि मिश्रण के जो अवयव हैं उनके भौतिक गुण किस प्रकार के हैं। और दूसरा हम ये देखेंगे कि कौन सा अवयव, कौन सा पार्ट जो है उसका हम मिश्रण का जो है एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं। तो इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए हम इन तकनीकों का इस्तेमाल करेंगे, पृथक्करण तकनीकों का इस्तेमाल करेंगे। कौन कौन सी दो बातें बताई है मैंने। एक तो मिश्रण किस प्रकार का है, अर्थात कि मिश्रण के जो अवयव हैं, मिश्रण के जो कंपोनेंट्स हैं उनके भौतिक गुण किस प्रकार के हैं। और दूसरी बात आपने ये ध्यान रखनी है कि आप अवयव कौन सा इकट्ठा करना चाहते हैं। ठीक, तो इसी के आधार पर हम जो है इनमें से एक तकनीक चुनेंगे और मिश्रण के अवयवों को जो हम अलग कर देंगे। अब देखिए कि जो भी मैं आज आपको पढ़ाऊंगा वो सारा मैंने नोट्स में लिख रखा है। तो जो है आप ये नोट्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे एक लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरी एक मोबाइल ऐप है सुरेश लेक्चरर के नाम से, उसका लिंक भी नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन विधि की। अब देखिए कि वाष्पीकरण या इवेपोरेशन विधि का हम प्रयोग कब करते हैं। अब देखिए कि हमारे पास मिश्रण में दो पदार्थ हों जिनमें से एक पदार्थ का क्वथनांक दूसरे पदार्थ से कम हो, कब यूज करते हैं जब एक पदार्थ का क्वथनांक दूसरे पदार्थ से क्या होता हो, कम होता हो। तो जिस पदार्थ का क्वथनांक कम होगा उस पदार्थ का वाष्पीकरण जो है वो क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा। जिस पदार्थ का क्वथनांक कम होगा उसका वाष्पीकरण क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा। और अधिक क्वथनांक वाला जो पदार्थ है वो नीचे बच जाएगा, वो बाद में बच जाएगा और वो अलग हो जाएगा। अब देखिए कि वाष्पीकरण की विधि को अच्छी तरह से समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं हम कि एक रंग या डाई लेते हैं। ठीक, रंग और डाई का जो रंग डाई जो है, फॉर एग्जांपल ये कपड़े वगैरह रंगाई के लिए यूज करते हैं, वो वाला पाउडर सा होता है और इसका क्वथनांक क्या है, पानी से ज़्यादा ही होता है। ठीक है, तो एक तो रंग डाई ले लेते हैं, एक पानी का बीकर ले लेते हैं, एक वाच ग्लास ले लेते हैं। इस तरह से कटोरिनों में एक वो होता है, शीशे का बना हुआ होता है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, मिश्रण तैयार करते हैं। रंग और पानी दोनों को अच्छी तरह से मिला देते हैं।
क्या करते हैं, रंग और पानी को अच्छी तरह से मिला देते हैं, मिश्रण तैयार हो गया। अब इस मिश्रण में से हम क्या करना चाहते हैं, रंग डाई को अलग करना चाहते हैं। अलग करना चाहते हैं तो हम वाष्पीकरण विधि का प्रयोग करेंगे। वाष्पीकरण के लिए हम क्या करते हैं कि हमें इस रंग और पानी का जो मिश्रण है उसको गर्म करना है। तो अगर मान लीजिए मैं सीधा या वॉच ग्लास इस पे रखूंगा ना, आग पे रखूंगा, तो ये तो क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए इसको गर्म करने की विधि क्या है कि जो एक पानी का बीकर लेते हैं और उस बीकर के ऊपर हम ये वॉच ग्लास रख देते हैं, फिर नीचे से बीकर में जो पानी है उसको गर्म करते हैं। ठीक है, तो देखिए कि इस पानी की भाप से क्या होगा कि वॉच ग्लास गर्म होना शुरू हो जाएगा। ठीक, और इस वॉच ग्लास के साथ साथ जो इसमें जो मिश्रण है वो भी गर्म होना शुरू हो जाएगा। अब मिश्रण में आपको पता है कि पानी का जो क्वथनांक है वो कम है। ठीक, तो पानी पहले वाष्पित हो जाएगा। ठीक, वाष्पित होकर के उड़ जाएगा। पानी पहले वाष्पित हो जाएगा तो पीछे क्या बचेगा, इसमें जो रंग है या डाई है वो वॉच ग्लास के अंदर ही रह जाएगी। तो इस तरह से जिन एक मिश्रण में जिन पदार्थों का क्वथनांक अलग अलग हो, ऐसे पदार्थों को अलग करने के लिए हम वाष्पीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। अब मैं आपको एक बढ़िया सा उदाहरण और देता हूँ कि जैसे समुद्र का पानी जो है उसमें से नमक को अलग करने के लिए भी हम वाष्पीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि समुद्र के किनारे जो है ना, हम ऐसे क्यारियां से बना देते हैं। ठीक, और आपको ये पता ही है कि समुद्र के अंदर ज्वार भाटा आता रहता है कि 6 घंटे पानी ऊपर जाता है, 6 घंटे पानी नीचे जाता है, तो इन क्यारियों में पानी भर जाता है। अगले 6 घंटों में जैसे पानी वाष्पीकृत हो जाता है, नीचे जो है नमक बच जाता है। यह आजकल तो विशेष तकनीक चली गई है, उससे हम इसके पानी को जो है हम वाष्पीकृत कर देते हैं और पीछे नमक बचता है और नमक को हम अलग कर लेते हैं। ठीक, तो वाष्पीकरण को आप अच्छी तरह से समझ गए हैं कि जिस मिश्रण में दो पदार्थ हों और एक का क्वथनांक कम हो, दूसरे का क्वथनांक अधिक हो, तो उनको हम क्या करते हैं, सिंपली गर्म कर लेते हैं। ठीक, तो जिस पदार्थ का क्वथनांक कम होगा वो पहले वाष्पीकृत हो जाएगा और दूसरा पदार्थ जो है वो हमारे पास बर्तन में बच जाएगा। अब दूसरी विधि आती है हमारे पास अपकेंद्रीकरण की, यानी सेंट्रीफ्यूगन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। अब अपकेंद्रीकरण क्या होता है कि इस विधि में जो मिश्रण है हमारे पास उसको बहुत तेजी से घुमाया जाता है। तेजी से घुमाते हैं तो मिश्रण के जो भारी कण हैं वो नीचे की तरफ दबाव डालते हैं। भारी कण क्या करेंगे, यानी जो डेंसर कण है वो नीचे की तरफ दबाव डालते हैं, हल्के कण ऊपर चले जाते हैं। ठीक, तो ऐसा मिश्रण जिसमें कुछ डेंसर कण हो, कुछ भारी कण हो और कुछ हल्के कण हो, इसके लिए हम अपकेंद्रीकरण का प्रयोग करते हैं। तो उदाहरण के लिए अगर हम आपने दूध में से क्रीम को अलग करते हुए देखा होगा, इसमें दूध में से एक मशीन डाल करके जो है पूरी तरह से घुमाया जाता है। ठीक, तो इसमें जो है मक्खन आप देखोगे कि क्रीम जो है वो ऊपर आ जाएगी। ठीक, बाकी दूध जो है वो नीचे रह जाएगा। अब इस विधि का और कहाँ प्रयोग करते हैं कि जो जांच प्रयोगशालाएं होती है वहां पर रक्त और मूत्र की जांच करने के लिए हम अपकेंद्रीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से डेयरी तथा घर में क्रीम से मक्खन निकालने के लिए इस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। और कपड़े धोने की मशीन में कपड़े सुखाने वाला पोर्शन आपने देखा होगा, तो उसमें आप देखिए कपड़े डालते हैं फिर उसको तेजी से घुमाता है, तो कपड़ों से जो जल निचोड़ने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, अपकेंद्रीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। अब हमारे पास तीसरी विधि आती है पृथक्करण की, यानी डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन फनल। अब पृथक्करण की जो है इसका प्रयोग हम
किस प्रकार के मिश्रण के अवयवों को अलग करने के लिए करते हैं कि जब मिश्रण के दोनों अवयव एक दूसरे के साथ मिश्रित नहीं होते, एक दूसरे के अंदर घुलते नहीं है, ऐसा मिश्रण जो है, उदाहरण के लिए तेल और पानी का मिश्रण है। उसमें तेल आपको पता है हल्का होता है, ऊपर रह जाता है, और पानी नीचे रह जाता है। तो इस प्रकार के जो मिश्रण होते हैं उनको अलग करने के लिए हम पृथक्कारी फैनल या पृथक्करण फैनल कीप का प्रयोग करते हैं। अब आइए कि पृथक्करण कीप के इस प्रोसेस को मैं आपको एक चित्र के माध्यम से समझाता हूँ कि सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर पृथक्करण कीप किस तरह की होती है वो देख लेते हैं हम कि इस तरह से ये आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। ये एक पृथक्करण कीप है, इसके नीचे एक स्टॉप कारक लगा हुआ होता है जिसको हम जब मर्जी बंद कर सकते हैं। ठीक, तो पृथक्करण कीप और कुछ नहीं, कुछ बस सिंपल से एक कीप होती है, बस इसके साथ ये स्टॉप कारक जो है वो अलग लगा हुआ होता है। तो इस कीप को इस तरह से एक स्टैंड पर सेट करते हैं और जो मिश्रण है हमारे पास जो आपस में मिक्स नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल तेल और पानी का मिश्रण है, उसको इस कीप में डाल करके थोड़ी देर रख देते हैं, कुछ देर के लिए शांत रख देते हैं, हिलाना नहीं होता इसको। जब इसको शांत रखेंगे ना तब क्या होगा कि क्यों जो भारी द्रव है यानी जिसका घनत्व अधिक है वो नीचे चला जाता है, और जो हल्का द्रव है जिसका घनत्व कम है वो ऊपर रह जाता है, यानी दोनों के बीच में आपको एक परत साफ नजर आती है ऐसे में। ठीक, तो जब ये कुछ देर शांत रखेंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तब हम क्या करते हैं, नीचे से स्टॉप कारक खोलते हैं। स्टॉप कारक खोल करके नीचे एक बर्तन में जो है नीचे वाला द्रव इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक, जब ये पूरी परत आ जाती है तब इसको स्टॉप कारक को एकदम से बंद कर देते हैं। तो इस तरह से हम इस मिश्रण के दोनों अवयवों को अलग कर सकते हैं। ठीक, तो इस विधि का जो मेन सिद्धांत है वो क्या है कि आपस में जो द्रव नहीं मिलते वो अपने घनत्व के अनुसार अलग अलग परतों में जो है वो पृथक हो जाते हैं। इसी सिद्धांत पर जो है ये पृथक्करण कीप की विधि जो है वो कार्य करती है। अब इस विधि के अनुप्रयोग यानी इसके अतिरिक्त जो प्रयोग है वो, जैसे एक पहला प्रयोग तो मैंने बता ही दिया कि तेल और जल के अघुलनशील मिश्रण को अलग करने के लिए। इसके अलावा धातु शोधन के दौरान, धातु शोधन यानी धातु को शुद्ध करने का एक प्रोसेस होता है, उसके दौरान जो है लोहे को अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इस विधि के द्वारा जो है हल्के स्लग यानी धातु मल जिसको हम कहते हैं उसको ऊपर से हटा लिया जाता है और भट्ठी की निचली सतह पर पिघला हुआ लोहा शेष बच जाता है। उसमें भी एक ऐसी ही कीप होती है। ठीक, तो उसमें क्या होता है कि ऊपर जो है धातु मल यानी जो लोहे के अलावा कुछ स्लग और बच जाती है, वो हल्की होती है, ऊपर रह जाती है। जो द्रवित लोहा है वो नीचे होता है, क्योंकि जब अलग करते हैं ना इसको बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं, लोहा विद्रव अवस्था में आ जाता है। फिर जैसे यहाँ से स्टॉप कारक खोल के लोहे को अलग कर लेते हैं और धातु स्लग जो है वो अलग रह जाता है, कीप के अंदर ही रह जाता है। ठीक, तो यहाँ से जब हम अलग अलग विधियाँ यूज कर रहे हैं तब आपको एक बात तो समझ आ ही रही है कि जो भी विधि यूज करते हैं वो हम मिश्रण के गुणों के आधार पर ही कर रहे हैं। तो आगे एक विधि और पढ़ते हैं और इस विधि का नाम है ऊर्ध्वपातन विधि यानी सब्लिमेशन। अब जैसे इससे पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि सब्लिमेशन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम गर्म करें, यानी ठोस पदार्थ कुछ ऐसे होते हैं, ये जैसे ठोस पदार्थ है हमारे पास, इस ठोस पदार्थ को अगर आप हीट करते हो, गर्म करते हो, तो क्या होगा कि ये द्रव अवस्था में नहीं बदलते बल्कि सीधे ही गैसियस अवस्था में सीधे इनकी क्या बन जाती है, गैस बन जाती है। यानी यहाँ पर हमारे पास क्या थे, ठोस थे, ठोस को जब हम गर्म करते हैं तो सीधे गैस में बदल जाते हैं, द्रव में बदले भी नहीं। तो इस तरह का जो प्रोसेस है उसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कपूर का कि जो
पूजा सामग्री में हम कपूर की टिकियाँ इस्तेमाल करते हैं। जब इसको हम गर्म करते हैं तो ये सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जैसे मैंने आपको पहले वही बताया था कि आप इसका एक्सपेरिमेंट घर पे ना करें, क्योंकि कपूर की टिकियाँ अगर आप सिंपल एक कटोरे में डाल करके गर्म करोगे ना, तो इसके कणों की गतिज ऊर्जा इतनी होती है कि कई बार उछलने लग जाता है और वो आग भी पकड़ जाता है, पूरे घर में भी आग लग सकती है इससे। तो पंगे नहीं लेने किसी भी प्रकार के। तो यहाँ पर सिर्फ आपको ऊर्ध्वपातन विधि जो है वो समझनी है। अब देखिए कि इस विधि का प्रयोग हम ऐसे मिश्रण के अवयवों को अलग करने के लिए यूज करते हैं जिनमें से ऐसे मिश्रण को यूज करते हैं, ऐसे मिश्रण के अवयवों को अलग करने के लिए यूज करते हैं जिसमें से उस मिश्रण का एक अवयव तो ऊर्ध्वपातित होने वाला हो और दूसरा अवयव ऊर्ध्वपातित न होने वाला हो। ठीक, तो आइए मैं एक चित्र के माध्यम से ये सारी विधि आपको समझाता हूँ। कि मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक कपूर और नमक का मिश्रण है। आपको जैसे मैंने अभी बताया था कि कपूर तो ऊर्ध्वपातित होने वाला है और नमक ऊर्ध्वपातित नहीं होता। तो इस प्रकार का मिश्रण जो है वो हम इस ऊर्ध्वपातन विधि से अलग कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक वॉच ग्लास लेते हैं उसकी तरह से, या वॉच ग्लास के बजाय हम या चीनी मिट्टी की प्याली यूज करेंगे। वॉच ग्लास तो क्योंकि ज़्यादा हीट सहन नहीं करता, चीनी मिट्टी की प्याली यूज करते हैं। ठीक, और उसके ऊपर एक उल्टी कीप रख देते हैं। ठीक, और कीप का जो मुंह है एक रुई की पलक बना करके उससे बंद कर देते हैं। ठीक, और फिर इस चीनी मिट्टी की प्याली को हम गर्म करते हैं। गर्म करेंगे तो क्या होगा कि कपूर जो है वो सीधा वाष्प में बदल जाएगा। ठीक, और वाष्प में बदलने के बाद जो है ये वाष्प जैसे यहाँ आएंगे तो ऊपर से कीप क्योंकि ठंडी है तो वापस ये ठोस अवस्था में बदल जाएगा और यहाँ पर इस तरह से कपूर जो है कीप की दीवारों के साथ चिपक जाएगा। नमक यहीं इसी चीनी मिट्टी की प्याली के अंदर रह जाएगा। तो इस तरह से हम इस कीप को हटा करके यहाँ से कपूर अलग कर लेते हैं, नमक इधर प्याली में बस जाएगा। तो ये है ऊर्ध्वपातन विधि। इस ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग जो है हम अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक जो है खाने का नमक है उसको अलग करने के लिए भी हम इसको कर लेते हैं, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड जो है वो ऊर्ध्वपातित हो जाता है, नमक ठीक उसी तरह से जो है प्याली में शेष बच जाता है। अब इस लेक्चर के लास्ट में हम एक विधि देखते हैं, क्रोमेटोग्राफी। अभी क्रोमेटोग्राफी क्या होती है कि क्रोमेटोग्राफी जो है एक ग्रीक भाषा के शब्द क्रोमा से स्टार्ट हुआ है और क्रोमा का अर्थ होता है रंग। क्रोमा का अर्थ क्या होता है? रंग होता है। तो इस विधि का प्रयोग जो है सबसे पहले रंगों को अलग करने के लिए किया गया था, इसलिए इस विधि का नाम क्या पड़ा? क्रोमेटोग्राफी। तो किसी मिश्रण के अंदर अगर रंगीन यौगिक है यानी जो रंगीन कण हैं उनको अलग करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा मिश्रण है उसमें इस तरह से एक फिल्टर पेपर की पट्टी डाल देते हैं और क्योंकि अलग अलग कलर की जो स्पीड है वो यहाँ पर सोखने की अलग अलग होती है, तो यहाँ पर एक कलर तो जो है इस फिल्टर पेपर में काफी ऊपर चला जाएगा, दूसरे की स्पीड कम होगी तो वो नीचे रह जाएगा। तो इस तरह से जो है ये दोनों कलर जिनकी सोखने की स्पीड अलग अलग होती है वो अलग अलग कर लिए जाते हैं। तो इस विधि का और प्रयोग हम करते हैं कि रंग को पृथक करने के लिए मैंने बता दिया, क्लोरोफिल से उसका पिगमेंट अलग करने के लिए, खून से ड्रग को पृथक करने के लिए, किसी भी खिलाड़ी का डोप टेस्ट होता है तो क्रोमेटोग्राफी का ही प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में मैं आपको दो बहुत ही इंपॉर्टेंट विधियां समझाऊंगा जो है आसवन विधि और प्रभाजी आसवन विधि। तो इन विधियों में आपको बताऊंगा कि पेट्रोलियम से जो है अलग अलग पदार्थ, पेट्रोल डीजल वगैरह हम कैसे अलग करते हैं और वायु से जो है कोई भी गैस हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में प्यारे बच्चों इतना ही। आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताया करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।